सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। ठीक है, आज का जो हमारा बात है डिपेंड शुरू हो रहा है इस चीज की काउंटिंग पर कि आखिर मेरे पास ये कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसको गिनना होगा तो हम कभी भी ए और बी नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी अंग्रेजी के अल्फाबेट है। समझ में आ गई नहीं है? अगर हमको अपनी उंगली को गणना करना है कि मेरे पास कितनी उंगलियां, तो कभी भी इसको हम अल्फा बीटा गामा थीटा और फाई से कभी भी इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यह गणना करने का तरीका ही नहीं है। ये जो जो अल्फा बीटा, ये क्या है? सिंबल है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का। नहीं, इसको हम ए बी सी डी ई से भी कभी हम इसको गणना नहीं कर सकते। इसको काउंट करना हो तो कभी भी ए बी सी डी से काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए बी सी डी अंग्रेजी का अल्फाबेट है जो किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमको लैंग्वेज बनाना तब अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको किसी चीज को निरूपित करना, सिंबॉलिक रूप से बताना है, डिनोट करना है, तो उसमें हम ग्रीक सिंबल अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से अगर हमको किसी चीज की गणना करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम संख्या का। किसका इस्तेमाल करते हैं? संख्या का। जैसे इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्या है? संख्या है। अगर हम इसको काउंट करना होगा तो 1 और 2, ए और बी नहीं, 1 और 2। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को गणना करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिस तथ्य का इस्तेमाल करते हैं, जिन पदों का इस्तेमाल करते हैं, वही पद हमारा कहलाता है संख्या। तो संख्या वह पद है जिसकी सहायता से हम तमाम वस्तुओं को, अपने आसपास की जितनी वस्तुएं जिसकी हमको जरूरत है गणना करना, गणना कर सकते हैं। तो बेसिकली संख्या गणना करने का माध्यम है। संख्या गणना करने का माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु का आकलन या फिर गणना करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर संख्या के बारे में लिखिए तो यह वस्तुओं वस्तुओं की गणना करने का माध्यम है। गणना करने का माध्यम है या फिर तरीका है। किसी वस्तु को गिनना है तो हम किसकी सहायता से गिनेंगे? संख्या की सहायता से। किसकी सहायता से गिनेंगे? संख्या की सहायता से। ठीक है, किसी भी वस्तु को निरूपित करना, संख्यात्मक मान में निरूपित करना है, उसको गणना करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? संख्या का। ठीक है, अब समझिए, दुनिया में हम जितने सारे संख्याओं के बारे में सोचते हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जितने सारे संख्या के बारे में सोच सकते हैं, अभी तक जितने सारे संख्या पर है वो सारे संख्या एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उन सारे संख्या को एक रेखा पर दर्शाया जाता है जिसको बोलते हैं संख्या रेखा। उसको क्या कहते हैं? संख्या रेखा। तो दुनिया में संख्याओं को जिन रेखा पर निरूपित किया जाता है उस रेखा को बोलते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं उसको? संख्या रेखा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो जो हमारा संख्या दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो इंसान भी दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे इंसान जिनको हम इन आंखों से देख सकते हैं, जो हमारे आसपास दिखते हैं, और एक ऐसा इंसान जो इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो कभी कभी दिखते हैं बरगद और पीपल के नीचे, कभी कभी कुर्सी पर हिलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब कि जिन चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम वास्तव में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे हम वास्तव में बतिया सकते हैं, हमारे लिए वास्तविक इंसान है। जिनसे हम नहीं बतिया सकते हमारे लिए काल्पनिक इंसान है कि नहीं? उसी प्रकार से जिन संख्याओं का हम इस्तेमाल करते हैं गणना करने के लिए, जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम गणित में करते हैं, वे सारी संख्या बेसिकली जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम करते हैं, यूज करते हैं गणना करने के लिए, उस सारा संख्या कहलाएगा हमारा वास्तविक संख्या। जैसे हम एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5/2 का इस्तेमाल करते हैं किसी भी संख्या को भाग देने के लिए। जैसे 5 को 2 भाग में बांटना, इसका मतलब 5/2। ठीक है, समझ में आया? अगर हम किसी संख्या का संख्यात्मक मान हमको मिल रहा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिनका संख्यात्मक मान संभव हो, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और जिसकी गणना नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब समझो कि आखिर इसका परिभाषा क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली संख्या को दर्शाने के लिए एक रेखा का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, तो वैसी रेखा जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित या निरूपित किया जा सकता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है बुआ,
तो वास्तविक संख्या क्या होगा? जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। प्रदर्शित किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? संख्या, उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और जिसको नहीं किया जा सकता उससे क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। तो वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित या प्रदर्शित नहीं किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है भाई साहब, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब संख्या के रेखा के बारे में समझते हैं। संख्या रेखा एक अनंत लंबाई का एक रेखा होता है जिस जो दोनों तरफ से बढ़ सकता है। ठीक है, यह आगे बढ़ के प्लस के अनंत तक चल जाता है, पीछे बढ़ के माइनस के अनंत तक चल जाता है। इसी रेखा का नाम है संख्या रेखा। इसी रेखा का नाम क्या है? संख्या रेखा। ठीक है, एक तरफ होता है प्लस के 1 2 3 4 और अनंत तक, एक होता है माइनस के 1 2 3 4 और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, माइनस के 1 2 3 4 अनंत तक। इसी रेखा को क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा का सबसे बीच वाला होता है हमारा 0। तो अगर हमको संख्या को प्रदर्शित करना है, जैसे हमको दर्शाना है 1, तो भाई साहब आसानी से मिल गया 1। ठीक है, हमको दर्शाना 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5 यानी अढ़ाई। जो अढ़ाई 2 और 3 के बीच होगा, बीचों बीच अढ़ाई। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। इसको तो निरूपित कर सकते हैं। अगर हम √2 को निरूपित करना चाहें तो √2 का मान होता है 4.1 1.41। √2 का मान होता है 1.414। तो 1 के बाद 1.414 को निरूपित कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली जितनी सारी संख्या वास्तविक संख्या होता है उस सबको किस पर निरूपित किया जा सकता है? संख्या रेखा पर। और जिसको निरूपित नहीं कर सकते उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। उसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि जैसे हमको √16 को निरूपित करना है, तो √16 का मान हो जाता है 4। 4 को आसानी से निरूपित कर देंगे। ठीक है, काल्पनिक संख्या के साथ क्या होता है? काल्पनिक संख्या होगा वैसी संख्या होता है जिसके रूट के अंदर माइनस हो, और रूट के अंदर माइनस की संख्या है तो वो सारा संख्या कहलाएगा काल्पनिक संख्या। अगर रूट के अंदर माइनस में संख्या आ गया तो वो सारा संख्या क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। यह संख्या हो जाएगा हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। जैसे √2 वास्तविक संख्या, लेकिन -2 लिख देंगे तो काल्पनिक संख्या। √-3 √-4 √-5। ठीक है, तो ये सारी संख्या कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का एक और नाम है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। इसको बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो समझिए, तो इन सारे संख्याओं के बारे में हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10 में सीधा सीधी कर दिया गया कि भाई साहब चैप्टर आपका वास्तविक संख्या पढ़िए, काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़िए। क्लास 11 में इस काल्पनिक संख्या का नाम बदल के कर दिया जाएगा सम्मिश्र संख्या। उसके बाद हमको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर्स जो है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या आ जाएगी कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे 1 2 -1 -2 4/5 6/7 √2 √10 √20 1 करोड़ 1 अरब, जितने सारे संख्या को हम बोल सकते हैं वास्तव में एग्जिस्ट करता है उस सारे संख्या को किस रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है? संख्या रेखा पर। अब ये सारी रेखा जिसे संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ध्यान समझो, वास्तविक संख्या में अगर ध्यान से देखेंगे बउआ तो कुछ ऐसे संख्या है जिसे कुछ ऐसे संख्या जो बिना रूट वाले हैं और कुछ ऐसे संख्या जो रूट वाले हैं।
तो कुछ ऐसे संख्या जिसका रूट का मान संभव हो जाता है, जैसे रूट 16 का मान संभव है, रूट 3 का मान संभव नहीं है, दशमलव में आ जाता है, रूट 5 का मान संभव नहीं है, दशमलव में आ जाता है, रूट 9 का मान संभव है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी दो प्रकार की संख्या है, एक वैसा रूट वाला संख्या जिसका रूट हट जाता है। ठीक है, जैसे रूट 16 को हल करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट 9 को हल करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट 4 को हल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे संख्या जिसका रूट हटाएंगे तो उसका वैल्यू दशमलव में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, दशमलव में। ठीक है, इस हिसाब से संख्या, वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब समझिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले इसका परिभाषा हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहली संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p बटा q यानी बटा, जैसे 3 को लिख सकते 3 बटा 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते 3 बटा 1। वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। दूसरा इसका परिभाषा कहता है कि वैसी कर्णिका संख्या, वैसी कर्णिगत संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, वर्गमूल निकाले तो पूर्ण संख्या दे, वर्गमूल पूर्ण संख्या, वैसी कर्णिका संख्या जिसका वर्गमूल क्या हो, पूर्ण संख्या, उसे क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। जैसे रूट अंडर 16, जैसे रूट अंडर 16, 5/2, 6 -12/7, ये सारी संख्या कैसे संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, 7, ये सारे संख्या हो जाएंगे हमारे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका दूसरा परिभाषा होता है कि वैसी कर्णिगत संख्या, वैसी कर्णिगत संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो। ठीक है, जैसे रूट अंडर हम लिख दे 3, रूट अंडर 2, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, ये सारे संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो इसका रूट नहीं हटाएंगे तो संख्या दशमलव में आ जाएगा, कभी भी पूरा संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। रूट 16 4 हो जाता तो परिमेय संख्या हो गया, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 4 परिमेय संख्या। समझ में आएगी नहीं है, तो अपरिमेय का भी इतना ही तक रूप होता है, रूट के अंदर वैसी संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल निकालने पर दशमलव में प्राप्त हो, तो वे सारी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ये सारे संख्या क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या में अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो परिमेय संख्या दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक वैसा p बटे q वाला संख्या जिसके बटा में 1 हो, जिसके बटा में 1 हो, एक वैसा जिसके बटा में 1 के अलावा दूसरा चीज हो। ठीक है, तो बेसिकली वैसी परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ q तो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन यदि q 1 के बराबर हो जाए, यानी बटा में खाली 1 रहे तो उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चल जाएगा, जिसके बटा में 1 है कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही करते करते अनंत तक चल जाएगा, माइनस के प्लस के अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा कौन पूर्णांक हो जाएगा, तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उसी प्रकार से वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो, जहाँ तो q 0 के बराबर नहीं होगा और नहीं q अगर 1 के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि 1 के बराबर हो जाएगा तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और 1 के बराबर नहीं होगा यानी q कुछ भी हो सकता है के अलावा,
2 3 4 5 से लेकर 9 तक कुछ भी अनंत तक हो सकता है, तो उसे बोलेंगे भिन्न संख्या। और भिन्न संख्या 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक वैसा भिन्न संख्या जिसके ऊपर वाला बड़ा हो, ठीक है। एक वैसे भिन्न संख्या जिसके नीचे वाला बड़ा हो, अंश और हर। और एक वैसे भिन्न संख्या जो इस रूप में लिखा है। तो यदि p बाई क्यू में p बड़ा रहे q से, तो इसे बोलेंगे उचित भिन्न। और p बाई क्यू में यदि p छोटा रहे q से, तो इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। और p बाई अगर यदि p बाई क्यू में यदि यह a और a b और c के रूप में रहे, पूर्णांक के रूप में रहे, तो इसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। पूर्णांक के रूप में इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो भिन्न संख्या 3 प्रकार के, पूर्णांक संख्या भी 3 प्रकार के, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा मोटा मोटी संख्या था, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। तो हम क्या देखें कि संख्या टोटल क्या संख्या किसे कहते हैं? संख्या का इस्तेमाल करते हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, तो संख्या हमारा गणना करने का माध्यम हो गया। संख्या 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या, दूसरा हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को क्लास 11 में बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। क्लास 11 में इसी संख्या का नाम हो जाएगा सम्मिश्र संख्या। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसकी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या या फिर सम्मिश्र संख्या। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखें तो 2 प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। यदि किसी संख्या का रूट करने पर रूट नहीं हटे, दशमलव में माना जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, ये सब कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और वैसी संख्या जिसका जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जिसका रूट करने पर यानी करनी लगाने पर वर्गमूल पूर्ण संख्या आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे √16 का 4 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा, √25 का 5 हो जाएगा, तो ये सारे संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को देखें तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की हो गया, एक हमारा पूर्णांक संख्या, दूसरा हो गया भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वैसी परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन q का मान क्या हो? 1 हो। यदि q का मान 1 होगा, बटा में सिर्फ 1 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। बटा में 1 के अलावा दूसरा चीज हो गया तो भिन्न संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। पूर्णांक संख्या क्या प्रकार के? 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। जबकि भिन्न संख्या भी क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। एक वैसा भिन्न संख्या जिसका अंश बड़ा हो, ठीक है। हमेशा जब भी भिन्न लिखा होता है ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो यदि अंश बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा? अंश बड़ा होगा हर से, उसको बोलेंगे हम उचित भिन्न। यदि अंश छोटा हो जाए हर से, तो उसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। यदि अंश और हर के पहले यदि कोई संख्या पूर्णांक लिखा रहे, उसको बोलेंगे मिश्रित भिन्न। उसको क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। बेसिकली हमारे पास भिन्न संख्या भी क्या प्रकार के? 3 प्रकार के, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि यह नंबर का सबसे मूल प्रकार है जो आपको आना एकदम जरूरी था, ठीक है। एक ग्राफ के थ्रू पढ़ लिए ताकि हमको समझने में परेशानी कम हो, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में इसके बारे में समझना नहीं, इसको समझना है, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये सारे नंबर्स का नॉलेज होना एकदम जरूरी था, ठीक है। अगर बात करें आगे, धनात्मक संख्या और शून्य संख्या को मिला देंगे, शून्य संख्या प्लस धनात्मक संख्या, तो ये बन जाएगा हमारा, अच्छा एक और बात, धनात्मक संख्या 0 से शुरू होता है तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इसको इंडिकेट करते हैं बर्कैन से। तो प्राकृत संख्या क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या को ही बोलते हैं प्राकृत संख्या। यदि धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या।
प्राकृत संख्या प्लस अगर हम कर दें शून्य पूर्णांक, प्राकृत संख्या प्लस शून्य पूर्णांक, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे तो बन जाता है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक नंबर्स के प्रकार हैं। ठीक है, फिर हम लोग समझ लेते कुछ बाकी जो बच गया। जैसे बच गया उसमें कौन कौन है हमारा? तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा सम संख्या। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद हो जाएगा अभाज्य संख्या जिसका दूसरा नाम है रूट संख्या, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। चौथा है हमारा भाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। और लास्ट जो संख्या हमको क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या। तो ये 4-5 जो बच गए संख्या, इनके बारे में पढ़ना एकदम जरूरी है, तब जाके हम चैप्टर्स का न्यू रख पाएंगे और हम चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे प्रमेयिका से। ठीक है, तो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे कुछ और जो हमारे संख्या है उनको देख लेते, फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे अपने जो चैप्टर के पहले पॉइंट, पहले टॉपिक प्रमेयिका, फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, डिफिनेशन के बारे में बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 मतलब ये वाला 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, वही जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 यानी कि ये वाला 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समझिए ये दोनों को निपटा लेते फिर आगे बढ़ेंगे। सम संख्या कहने का मतलब वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे अगर हम बात करें तो मेरे पास 2 से कट जाता है, 4 2 से कट जाता है, 6 2 से कट जाता है, 8 2 से कट जाता है, 10 2 से कट जाता है। तो ये सारी संख्या में जिसमें सबसे पहले हमारा आता है 2, फिर आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 8, फिर आता है 10, ऐसे करते करते फिर 12 डॉट डॉट आगे तक चल जाएगा। तो ये सारी संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर अंतर देखेंगे तो इन दोनों के बीच अंतर भी होता है, सम संख्या ही होता है। जैसे अगर हम 2 4 में देखें तो अंतर 2 का है, ये भी सम संख्या है कि नहीं? मतलब 2 का अंतर होता है, लेकिन ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए? 2 से। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, इसके अलावा प्लस के 2 भी 2 से करता है और माइनस के 2 भी करता है, तो प्लस माइनस 2, प्लस के 4 भी करता है, माइनस के 4 भी करता है, तो प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 12, ये सारे संख्या किसमें आते हैं? सम संख्या में आते हैं। ठीक है, अगर विषम संख्या के बारे में बात करें तो 1 नहीं करता है, 3 नहीं करता है, 5 नहीं करता 2 से, फिर उसके बाद 7 नहीं करता है, फिर 9 नहीं करता है, फिर 11 नहीं करता है, फिर 13 नहीं करता है, फिर 15 नहीं करता है। ये सब संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं करता है, इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 11, प्लस माइनस 13, प्लस माइनस
15। ये सारे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ बात आता है कि जीरो कौन सी संख्या है। तो जीरो सम संख्या। जीरो कौन संख्या? जीरो सम संख्या। जीरो कौन संख्या? सम संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है अभाज्य संख्या में। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अ का मतलब नहीं, भाज्य का मतलब कटे। जो सब से नहीं कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। या इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ मतलब रूसा हुआ संख्या, जो सब से नहीं माने। ठीक है, इसका परिभाषा कहता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। एक और स्वयं से कटने का मतलब विभाजित हो सके। जो एक और स्वयं से विभाजित हो सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समझिए एग्जाम्पल में। सबसे जरूरी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे एक तो है ही नहीं, क्योंकि एक तो भाग लगाने वाला ही है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा आ जाएगा 2, जो एक से कटेगा और 2 से कटेगा। यानी एक से कटा और अपने आप से कटा। फिर 3 हो गया, जो एक से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 नहीं होगी, वो एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जबकि अभाज्य संख्या कहता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो 4 नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5। 5 हमारा अभाज्य संख्या होगा। ऐसे करके 7, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 7 के बाद हो जाएगा 11, फिर 13, फिर 17, उसके बाद 19 हो जाएगा, क्योंकि 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 21 नहीं होगा, क्योंकि 21 3 और 7 से भी कटता है, एक और 21 के अलावा। फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा हमारा 27 नहीं होगा, 29, उसके बाद हो जाएगा हमारा 31, उसके बाद हो जाएगा 33 नहीं होगा, क्योंकि 33 3 से कटता है, 11 से भी कट जाता है कि नहीं। 33 के बाद जाएगा 37, 37 के बाद हो जाएगा 41, क्योंकि नहीं 38 होगा, नहीं 39 होगा, नहीं 40 होगा, 41, 41 के बाद हो जाएगा 43, 43 का हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये हमारे 50 के बीच के अभाज्य संख्या था। 50 के बीच तक क्या हुआ अभाज्य संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 और 50, 1 से 50 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या? 15 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या? 15। 1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, और वही 50 से 100 अगर आप जाइएगा तो सिर्फ 10 होता है, 10 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या? 10 अभाज्य संख्या। तो अगर हम मोटा मोटी कह दे कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच टोटल जो है 10 15 और 10 25 अभाज्य संख्या। 25 अभाज्य संख्या हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो 15। 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 10। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। अगर बात करें तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है हमारा? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, तब 5, तब 7, ऐसे करते करते। ठीक है, तो अगर बाकी सब अभाज्य संख्या को देखेंगे तो ये हमारा क्या है? सब विषम संख्या। 11 13 5 7 3 है कि नहीं। लेकिन एक 2 क्या है हमारा? सम संख्या है कि नहीं। 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या। 2 हमारा सम अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 हमारा कैसी संख्या? सम अभाज्य संख्या। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली सम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कटे। विषम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, शेष आ जाए। ठीक है, 0 हमारा सम संख्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। अब आ जाते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। रूढ़ का मतलब कि जिद्दी, रुसा हुआ आदमी, घमंडी आदमी, जो सबसे बात नहीं करे, सबसे नहीं कटे, जो एक और स्वयं से ही कटे, है कि नहीं।
अब आ जाते हैं हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपाउंड नंबर, यौगिक संख्या। यौगिक का मतलब जो किसी के साथ घुल मिल जाए, है कि नहीं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से कटे उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे सब दो तो हमारा एक और दो ही से कट रहा था, तीन हमारा एक और तीन से कट रहा था, लेकिन चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। मतलब एक और चार के अलावा भी एक ऐसा संख्या जिससे कट रहा हो हमारा दो, जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। पांच नहीं होगा, छ, एक से कटेगा, छ से कटेगा, तीन से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, है कि नहीं। सात नहीं होगा, आठ हो जाएगा, फिर हमारा 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसे करते करते बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाला कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है हमारा, चार। सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या चार। ठीक है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या बोलेंगे तो दो, तो यही लिख देते सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो ये होता है दो। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है, दो। समझ में आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों संख्या को कोरिलेट करें अगर अपने फैमिली वाले से, तो रूट संख्या का मतलब होता है रूट हाफ, जो सबसे नहीं बतिया, हमेशा जरूरत पड़ने पे बोले। जैसे घर में पिताजी, है कि नहीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, कहीं रिलेटिव के यहाँ चल जाए, उनका काम है बस अपने काम से काम रखना। शादी है तो शादी में खाना वाना चलाना, अगर चला रहे हैं तो, नहीं तो अपना बैठ के देखभाल करना, हो गया शादी खत्म, घर आ जाना। तो इनका काम है कि अपने फैमिली से मतलब रखेंगे और जिनके यहाँ गए उनसे मतलब रखेंगे, है कि नहीं। सिर्फ दो ही से मतलब रखता है कि नहीं, पिताजी की तरह। तो अभाज्य संख्या किसकी तरह है, पिताजी की तरह, जो ज्यादा कोई से मतलब नहीं, अपने फैमिली और जहाँ गए उनके फैमिली, दुनिया में और उसके अगल बगल क्या है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें भाज्य संख्या, यौगिक संख्या का, ये किसी से मिल जाता है। जैसे हमारी माता श्री है, हम लोग की माता श्री कहीं जाएंगी तो 10 मिनट नहीं लगेगा कि तुरंत सखी सहेली बहन पर बन जाएगी, है कि नहीं। उसकी ननद कैसी है, उसकी सास कैसी है, खतरी है कैसी है, बेसिकली मतलब सारा वार्तालाप हो जाएगा, जैसे कि बरसों से मिले हुए हैं, किसी से घुल मिल जाना। तो रूट संख्या यानी अभाज्य संख्या किसकी तरह बिहेव करता है, फैमिली में पिताजी की तरह, जबकि ये यौगिक भाज्य संख्या माता जी की तरह, किसी से घुल मिल जाएंगी, है कि नहीं। तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब समझते अब सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मतलब सह का मतलब साथ, सह का मतलब क्या होता है, साथ। मतलब वैसा साथ में रहने वाला अभाज्य संख्या, मतलब साथ में रहने वाले अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो बेसिकली होगा अभाज्य क्या कहता है, जो एक और स्वयं से कटे। ठीक है, सह का मतलब जो साथ में रहे, तो यानी कि वैसी संख्या साथ में, नहीं दो संख्या कम से कम होगा, वैसी दो संख्या जो बहुत लोग से नहीं कटे, सिर्फ एक और अपने आप से ही कटे। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वैसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो, वैसी दो संख्या जिनका मौसा, अब मौसा नहीं समझ में आ रहा तो घबराइए नहीं, मौसा या इसी को बोलते गुणनखंड एक हो, गुणनखंड एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें दो संख्या होंगे, इसमें क्या होगा, संख्या होगा दो संख्या। जैसे अगर हम लिख देख संख्या 5 और दूसरा संख्या 7, तो इस दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, अगर हम लिखे 7 और 10, इसका मौसा एक हो जाएगा। 15 17,
इसका मौसा 1 हो जाएगा। जिन दो संख्याओं का मौसा HCF 1 हो, इस सब का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस सब का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस सब का HCF हो जाएगा 1। तो वैसी दो संख्या जिनका मौसा 1 हो जाए, जिसका HCF 1 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जिनका मौसा 1 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे भाज्य संख्या। मम्मी की तरह बिहेव करने वाला संख्या कौन है हमारा? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या। पिताजी की तरह बिहेव करने वाला कौन है? अभाज्य संख्या। हम लोग भी तो उसी में आते हैं, अभाज्य संख्या में। ठीक है, तो फिर उम्मीद है कि आपको नंबर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। यानी क्लास 10th के पहले चैप्टर का बेसिक जो था हमारा नंबर को हम लोग कवर अप कर लिए। अब हमको पढ़ना है प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर उसका एल्गोरिथम, फिर उसके एप्लीकेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आया होगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसके बेसिक्स यानी नंबर्स के बारे में जानना एकदम जरूरी था। हम लोग ने बकायदा डिटेल से जान लिए हैं कि कौन सा नंबर क्या है, किसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, फिर अब हमारे चैप्टर शुरुआत करने का समय हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।